एशिया निकलने से पहले दो बातें करना चाहता हूं। सबसे पहले आईएसपीआर ने बयान दिया है कि इदारे की तौहीन कर दी, फौज की तौहीन कर दी, कि एक ऑफिसर का नाम ले दिया, इंटेलिजेंस ऑफिसर का, जिसने 2 दफा मुझे कत्ल करने की कोशिश की। आईएसपीआर साहब, जरा मेरी गौर से बात सुनो। इज्जत सिर्फ एक इदारे की नहीं है, इज्जत कौम में हर शहरी की होनी चाहिए। इस वक्त कौम की सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह हूं। 50 साल से कौम मुझे जानती है, मुझे कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। इस आदमी ने 2 दफा मुझे कत्ल करने की कोशिश की, और जब भी इन्वेस्टिगेशन होगी मैं ये साबित करूंगा कि ये वो आदमी था, और इसके साथ एक पूरा टोला है। और इसके साथ कौन है वो भी सब कौम को पता है। आज सोशल मीडिया के जमाने में सबको पता है वो कौन है। सवाल मेरा ये है कि क्या एक मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि इस आदमी का नाम आ गया, मैं अपना एफआईआर नहीं कटवा सका? पता तो सच और झूठ तब चले जब इन्वेस्टिगेशन होती, एफआईआर इसके खिलाफ होती, इन्वेस्टिगेशन होती। अगर ये बेकसूर था, सामने आ जाना था। इतना ताकतवर शख्सियत कि मैं एक्स प्राइम मिनिस्टर, अपनी पंजाब की हुकूमत होते हुए हम इन्वेस्टिगेशन एफआईआर में इसका नाम नहीं दे सके। उसके बाद पंजाब की हुकूमत की जेआईटी, 2 पुलिस ऑफिसर ने जिन्होंने इसके कहने पे रिकॉर्ड किया था उसकी स्टेटमेंट्स, नवीद शूटर की, हम 2 ऑफिसर जो रिकॉर्ड किए थे, पंजाब के पुलिस ऑफिसर डीपीओ गुजरात और सीसीपीओ सीटीडी, उन्होंने हमारी इन्वेस्टिगेशन के अंदर आने से मना कर दिया। कौन था पीछे? कौन इतना ताकतवर था? उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन में यह साबित हो गया कि 3 शूटर थे, जब जेआईटी में साबित हो गया कि तीन शूटर जिन्होंने गोलियां चलाई, बनिस्बत जो इनका प्रोपेगेंडा था कि सिर्फ एक दिनी इंतहा पसंद था, जेआईटी को सैबोटाज किया गया। 4 सीटीडी के लोगों ने अपनी स्टेटमेंट चेंज की। प्रोसिक्यूटर जनरल ने इन्वेस्टिगेट किया, उसने कहा उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए 4, क्योंकि उन्होंने सैबोटाज करने की कोशिश की। कौन था उनके पीछे? कौन इतना ताकतवर था? और उसके बाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स, मैं साबित करूंगा कि आईएसआई ने सारी एक रात पहले उसको टेक ओवर किया। साबित करूंगा कि सीटीटी के कपड़ों के अंदर और वुकला के कपड़ों के अंदर आईएसआई थी, और पीछे यही आदमी था। इसी आदमी का नाम और इन जो टोला था उनका नाम अरशद शरीफ की वालदा ने अरशद शरीफ के कत्ल पे लिखा। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, कोई किसी की जुर्रत नहीं थी कि आगे बढ़े, क्योंकि ये मुकद्दस गाय हैं, कानून से ऊपर हैं। आईएसपीआर साहेब, जब एक इदारा अपनी काली भेड़ों के खिलाफ एक्शन लेता है, वो अपनी क्रेडिबिलिटी बेहतर करता है। जो इदारा करप्ट लोगों को, 2 नंबर लोगों को पकड़ता है, वो इदारा मजबूत होता है। अगर शौकत खाने में कोई डॉक्टर गलत काम करे या कोई भी करे, हम एक्शन लेते हैं, हमारी इदारे की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। ये क्या आपने बनाया हुआ है कि जो नाम ले तो जनाब फौज को बुरा भला? मेरी फौज है, मेरा पाकिस्तान है, आपका नहीं है, सिर्फ हमारी फौज है। हमें उससे शायद आपसे ज्यादा ख्याल हो। ये जो हरकतें करना कि जी जो तनकीद करे उसको आप मुंह बंद कर दें, ये आप नुकसान पहुंचा रहे हैं इदारे को। और मैं ये भी आज कह दूं, ये जो आज मैं जा रहा हूं, वहां कोई पुलिस और रेंजर्स और एफसी इतनी बड़ी फौज लाने की, मुल्क के पैसे जाया करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी के पास वारंट है, सीधा मेरे पास वारंट लेके आए, मेरे वकील होंगे, लीगल होंगे, मैं खुद ही जाके जेल में तैयार हूं जाने के लिए। कोई ये सारा इस्लामाबाद में इतना खर्चा करना कि जी कोई पता नहीं कौन सा इस मुल्क का कोई मुजरिम आ रहा है, मेहरबानी करें, हमें कोई इस तरह का ड्रामा ना करें, सीधी तरह वारंट दें। कोई मेरे पर केस नहीं है, कोई इस वक्त केस नहीं है, लेकिन मैं मेंटली, ज़हनी तौर पे तैयार हुआ हूँ कि जेल में डालना है, मैं तैयार हूँ जेल में जाने के लिए, मैं जेल में जाने के लिए तैयार हूँ। दूसरी चीज़, ये जो इसने
डर्टी हैरी ने जो प्लान बनाया हुआ है और टोला है इसके साथ। और मैं फिर कहता हूँ, सोशल मीडिया देखें, सबको पता है कौन कौन इसके साथ है। मैं, अगर अल्लाह ने इनके हाथ में मेरी जान लेके जानी है, उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। लेकिन मेरा आज सवाल ये है कि क्या आप लोग तैयार हैं, जिनकी 5-6 उंगलियां घी में हैं, जो इक़्तिदार के मज़े ले रहे हैं, जो पैसे बना रहे हैं और पैसे बचा रहे हैं एनआरओ लेके, क्या आप सब तैयार हैं? क्या हो सकता है कि इतनी ज़्यादा कौम ना सड़कों पर निकले, लेकिन ये भी हो सकता है कि श्रीलंका में जो हालात थे, आज ब्लूमबर्ग कहता है, दुनिया कहती है कि पाकिस्तान के उससे ज़्यादा बुरे हालात हो चुके हैं। तो अगर ये फट गई कौम, तो आप सबको अपने आप को बचाना, छुपते फिरेंगे आप। ये जो सारे बादशाहत बनी हुई है, ये जो पैसे बन रही हैं, सारा कुछ धुल जाएगा। तो आप भी तैयार हो जाए, मैं तैयार हूँ। तो अगर ये फट गई कौम, तो आप सबको अपने आप को बचाना, छुपते फिरेंगे आप। ये जो सारे बादशाहत बनी हुई है, ये जो पैसे बन रही हैं, सारा कुछ धुल जाएगा। तो आप भी तैयार हो जाए, मैं तैयार हूँ। और मैं ये भी आखिर में कह दूँ कि अगर इन चोरों की, इन डाकुओं के नीचे, इन डफर्स के नीचे अगर ज़िंदगी गुजारनी पड़े ना, इनकी गुलामी करनी पड़े, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इससे बेहतर है कि मुझे ऊपर ले जाए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उराना शकील रहमान, FBN पर खुश आमदीद। नाज़रीन, जैसा कि अभी आपने जो वीडियो खान साहब की देखी है कि जब खान साहब लाहौर ज़मान पार्क से निकले हैं, तो इन्होंने ये एक वीडियो पैगाम दिया अपना पाकिस्तानी पब्लिक को और अदारों को। वो जो बार बार कल फैसल नसीर साहब का जो DGC हैं ISI के, उनके ख़िलाफ़ बार बार ये इल्ज़ामात लगा रहे थे। और कल उसके बाद सेकंड टाइम इन्होंने फिर ISPR ने खान साहब को एक वार्निंग दी है कि ये अदारों पर झूठे और गलत प्रोपेगेंडे के ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई का हम हक रखते हैं। ये फौजी तर्जमान का कल बयान था, जैसा कि आपने हर जगह सुना है। और ये PTI के चेयरमैन जो है, आला फौजी अफसरान पर इल्ज़ामात नाकाबिले कबूल हैं। जी हाँ नाज़रीन। और उसके बाद अभी आपने देखा है कि आज सुबह खान साहब जब घर से निकले हैं, तो उन्होंने कल जो DGI अपना ISPR को मुखातब करके आज उन्होंने फिर घर से निकलते हुए फिर एक बार फिर फैसल नसीर साहब का नाम लिया है। फिर बार बार उनको डर्टी हैरी कर बोला है कि मैं मेंटली तौर पर तैयार हूँ, मुझे गिरफ्तार कर लें। तो इसका मतलब है कि उन्हें, मतलब वो चैलेंज किया गया है, कह लें एक किस्म का कि एस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने चैलेंज किया है कि अगर मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं तो कर लें। तो खान साहब ने जो अभी वीडियो पैगाम में एक चैलेंज करके जब इस्लामाबाद से निकले हैं, तो अभी आधा घंटा पहले वो बायोमेट्रिक के लिए गए हैं। आज उनकी पेशी थी इस्लामाबाद में, जैसा कि उन्होंने अपनी वीडियो में बताया है। और उसके बाद जब उन्होंने बायोमेट्रिक तस्दीक के लिए निकल के बाहर आए हैं, तो वहाँ पे रेंजर्स ने, बल्कि लाठीचार्ज पुलिस भी इस रगड़े में आई है कि पुलिस भी जो है वो रेंजर्स की जर्द में आई है और खान साहब को उस वक़्त गिरफ़्तार कर लिया गया है। जी हाँ नाज़रीन। अच्छा, अब आपको इसकी तरह थोड़ी सी बैक हिस्ट्री बताते हैं कि खान साहब को गिरफ़्तार कौन से केस में किया गया हो। याद है आपको नाज़रीन, आपको याद होगा कि खान साहब के दौरे हुकूमत में एक 50 अरब, जी हाँ नाज़रीन, 50 अरब जो कि UK में मनी लॉन्ड्रिंग की गई थी, मलिक रियाज ने मनी लॉन्ड्रिंग की थी। और वहाँ के उस वक़्त UK की जो गवर्नमेंट ने पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान को एक वो पैसे वापस किए थे, जिससे कि वो शहजाद, क्या नाम था, शहजाद अकबर जाके वहाँ पे से पैसे वसूल करके लेके आए थे। और वो पैसे जो कि हुकूमत पाकिस्तान के थे, हुकूमत पाकिस्तान के ख़जाने में आने थे, वो हुकूमत ख़जाने में आने की बजाय, हुकूमत पास पैसे वो आने की बजाय मलिक रियाज को वो पैसे वापस कर दिए गए थे, 45 अरब। और 5 अरब रुपया इन्होंने खा लिया था शहजाद अकबर और इनकी सारी टीम ने बकौल, पता नहीं अब खान साहब इसमें कितने हिस्सेदार थे। लेकिन मलिक रियाज से उन्होंने एक गिफ्ट लिया था अल कादर यूनिवर्सिटी के नाम से। वो जो वहाँ पे मेरा ख्याल में कोई 59 या पता नहीं 69 कनाल का जो एक एरिया था,
वो उन्होंने अपने नाम पहले गिफ्ट मुराद सईद के नाम पे वो रकबा लगवाया गया, उसकी रजिस्ट्री और इंतकाल मुराद सईद और एक और कोई नाम आ रहा था, ज़हन में नहीं आ रहा। और उसके बाद वो जो 59 एकड़ 59 कनाल जगह थी, मलिक रियाज ने जो गिफ्ट की थी, उसके बाद इमरान खान के अपने नाम और बुशरा बीबी के नाम वो जगह मुंतकिल हो गई थी। और वो ट्रस्ट भी एक बंद पड़ा हुआ था, वो एक फॉर्मेलिटी सी थी, लेकिन वो काम वहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी नहीं चल रही, कुछ भी नहीं चल रहा था। तो ये केस को बुनियाद बनाकर, आज इस केस की बुनियाद बनाकर खान साहब को गिरफ्तार किया गया। और अब इस खान साहब के ऊपर तोशा खाना, इसकी बैक पे कौन है, आपको आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। ममनुआ फंडिंग की बैक पे कौन है, कौन केस डील कर रहा है, ये सारा नाज़रीन आपके सामने, आपकी नज़रों के सामने आ जाएगा। असल में खान साहब ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5-6 रेड लाइन क्रॉस कर ली थी। जबकि खान साहब प्राइवेट महफिलों में ये कहते सुना, कि पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत स्टैब्लिशमेंट के बगैर नहीं बन सकती है, और ना बन सकती और ना चल सकती है। ये खान साहब का आप पिछला माजी का जो रिकॉर्ड है उनको देखते हुए कि खान साहब का प्रोजेक्ट कैसे तैयार हुआ, वो 11 साल खान साहब को किस तरह बकौल परवेज़ लाई के किस तरह नैपियाँ बदल बदल कर उनको प्रोजेक्ट तैयार किया। फिर जो हुकूमत चलाई गई 3.5 साल, वो किस तरह उनकी नैपियाँ बदली गई हैं। और पहले वो बाजवा साहब के साथ एक पेज पे थे, बाजवा साहब जमहूरियत पसंद थे, फिर यकदम बाजवा साहब गद्दार भी हो गए, जानवर भी हो गए, न्यूट्रल जानवर होता, बला बला बला, जो भी था आपके सामने था। और इस 1 साल में इन्होंने आर्मी के ख़िलाफ़ इस हद तक आगे चले गए कि 1 नहीं, 2 नहीं, 5-6 रेड लाइन्स क्रॉस कर ली थी। और हर चीज़ की एक लिमिट होती है। ख़ासकर हमारी आर्मी, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, इन्होंने बहुत बर्दाश्त किया है, इन्होंने आर्मी ने, इस्टेब्लिशमेंट ने बहुत बर्दाश्त किया है। लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है। जब आप वो लिमिट क्रॉस करते जाएंगे, बेशक आपकी शोहरत जो है वो आसमान की बुलंदियों को छू रही है, लेकिन रियासत से ना टकराइएगा। ये याद रखिएगा, 2 चीज़ों से कभी ना टकराना, एक अल्लाह सुब्हान तआला से और दूसरा रियासत से। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, जैसे जैसे अब आगे नई अपडेट आती जाएगी मैं अपने नाज़रीन के साथ वो शेयर करता रहूँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।